पहले किया है? नो सर, मैं पूछ रही हूँ कि इजी है। हाँ इजी है, थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स तो पहले भी पढ़ा था हमने। ये प्रोबेबिलिटी जैसे सर? नहीं, प्रोबेबिलिटी तो अलग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी तो 15th चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स यस। स्टैटिस्टिक्स हो गया डेटा हैंडलिंग। डेटा पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में? यस यस डेटा तो हर 6, 7, 8 में डेटा हैंडलिंग तो हर क्लास में है। यस सर। डेटा हैंडलिंग को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसलिए ये एक ओके। प्रकार से तो रिवीजन ही है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यस सर। नया बोर्ड स्टार्ट करें, so we can start the chapter statistics। तो सबसे स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जैसे एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इज रिगार्डिंग शेप्स एंड फिगर्स। algebra is regarding again mathematical operations but with variables and equations. ऐसे statistics is related to data handling। ओके। और what do you mean by data? तो सबसे पहले तो इसमें यही सवाल है कि डेटा क्या होता है। सो डेटा एक सेट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स को ही हम डेटा कहते हैं। सो सेट मतलब ग्रुप, सेट का मतलब है ग्रुप ऑफ नंबर्स collected या gathered, collected to give some information। उस नंबर्स को इकट्ठे किया ही इसीलिए हमने कि उससे हमें कुछ जानकारी मिले। तो उस सेट ऑफ नंबर्स या उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को डेटा कहते हैं। और उस डेटा में से हमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालनी है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स में 3 हिस्से हैं मेन, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। सबसे पहला है कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। सो पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि जो भी आपने डेटा या सेट ऑफ नंबर्स इकट्ठे किया है उनको इकट्ठे तो करना है और उनको साथ में फिर रिकॉर्ड करना है, कहीं पे लिखना है या कागज पे लिखना है या कंप्यूटर में लिखना है, कहीं पे उस डेटा को हमें इकट्ठे करना है। उसके बाद जब हमने इकट्ठे किया उसको फिर प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि जो हमने डेटा इकट्ठे किया उसको हमें किसी को अगर शेयर करना है, किसी को दिखाना है, दिखाने को बोलते हैं प्रेजेंट करना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन। और थर्ड पार्ट है उस जो हमने डेटा को का सर प्रेजेंटेशन। सर ये जो डाटा वाला होता है ना, इसमें सर मुझे एक चीज मतलब कि कंफ्यूज बहुत करती है। क्या? सर जैसे हम लाइंस नहीं बनाते फिर उसे कट करते हैं, ये वाली सर, ये लाइंस वाली मतलब? ये सर। हाँ ये अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ। सो ये 3 हिस्से जब है, हम कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन हो गया उसमें से जानकारी निकालना, किसमें से? उस डेटा में से, उसमें से ओके। कोई मीनिंग। तो ये 3 हिस्से हैं स्टैटिस्टिक्स के, एक तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप जब कलेक्ट करते हो डेटा, अगर डेटा आप अपने लिए कलेक्ट करते हो, मान लो आप इन्वेस्टिगेटर हो, इन्वेस्टिगेट कोई
आपने कोई जांच करनी है, उसके लिए आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डेटा खुद कलेक्ट करते हो। जो खुद आप डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा, जो आपने खुद कलेक्ट किया है। खुद में मतलब कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, या रिसर्चर को या इन्वेस्टिगेटर को, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच कर रहा है, उसने खुद, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसने खुद अगर डेटा कलेक्ट किया तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब अगर वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है कहीं से, जैसे हमने कोई डेटा कलेक्ट किया, मान लो मैंने कहा कि इस क्लास में, क्लास 6 और क्लास 7 में बॉयज इसमें 18 है, इसमें 19 है, और गर्ल्स इसमें 25 है, उसमें 26 है। अगर ये डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया, मैं गया क्लास 6 में गया, वहां काउंट किया मैंने, अच्छा 18 बॉयज है, 19 और 7 में 19 बॉयज है, 25 गर्ल्स है, 26, जो मैंने खुद कलेक्ट किया डेटा, दिस डेटा विल बी कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर अब ये डेटा जो मैंने ये कलेक्ट किया है, अब ये डेटा अगर मैंने आपको दे दिया, मान लो मैंने अब ये गुरशिखा को दिया, कौन सा डेटा? ये वाला जो मैंने कलेक्ट किया। सर मेरे स्पेलिंग गलत है। हाँ चलो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको ये डेटा दिया, आपके लिए ये डेटा प्राइमरी नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहाँ से आया था? ये मेरे से आया था। जैसे मेरा नाम यहाँ विजय, ये मैंने कलेक्ट किया था, तो मेरे लिए प्राइमरी डेटा बन गया। लेकिन अगर आपको ये डेटा मिल गया, उसके बाद आपने इस डेटा को कुछ और जानकारी निकाली, जैसे आपने कहा अच्छा मैं देखना चाहती हूँ कि टोटल दोनों क्लासेस में गर्ल्स कितनी है, तो आपने इनको ऐड किया, आपने 51 लिखा, इनको ऐड किया तो आपने 37 किया, तो आपने फिर एक रिपोर्ट बनाई कि बॉयज, गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज्यादा है। तो आप किसको किसको इंटरप्रेट कर रहे हो, किसकी जांच कर रहे हो? मेरे डेटा को। तो आपके लिए ये डेटा जो है ये बन जाता है सेकेंडरी डेटा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। तो ये आपको बुक में मिलेगा, जैसे ये बुक है। अरे क्या हो गया, इसी को पूरे को ही खोलते हैं। सो हमने देखा जैसे ये देखो यहाँ ये लिख रहा है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है और प्राइमरी डेटा क्या होता है। ठीक है, यहाँ खुद इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और बाद में अगर वो किसी और ने यूज किया, when information gathered from a source which already had information, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया, अब आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है गिव एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ, तो आप कुछ भी डेटा इकट्ठे कर सकते हो। आप मान लो अपने लोकेलिटी में, अपने कॉलोनी कॉलोनी में हर घर में जाओगे और आप पूछोगे कि आपके घर में कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, या आपके घर में कितने पढ़े लिखे हैं, सर कितनों हमने ने। टेबल बनाना है फिर लिखना है। हाँ वही, वो नाउ वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब आप इसको कलेक्ट कैसे करोगे? अभी क्योंकि पहला सर ये पॉइंट, फिर एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे? किस फॉर्म में? एमसीक्यू अगर आएगा तो। वो अभी आएगा, अभी समझ आएगा, पहले आप समझो कि ये होता क्या है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में हम कैसे कलेक्ट करते हैं? एक आसान तरीका है कि हम उसको टेबल के फॉर्म में लिखें। जैसे लाइन मोटी करता हूँ,
अब जब मैंने कोई भी जानकारी कलेक्ट की, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैंने अपने क्लास में देखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि कितने मार्क्स आए स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखा क्लास 9, तो मैं एक एक बच्चे से पूछता हूँ, एक से पूछता हूँ आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, वो कहता है 70। दूसरे से पूछता हूँ, वो कहता है 55, 60, 85, 40, 82, 84, जो भी है, 83, 20, 25। अब ऐसे इंफॉर्मेशन ये मैंने कलेक्ट किया, तो ये मेरा डेटा बन गया, लेकिन इसको ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना, तभी तो आगे मैं इसको, अगर आप कोई पूछेगा कि भाई सबसे कम मार्क्स कितने हैं, तो आप इसमें से देख सकते हो कि सबसे कम मार्क्स मेरे जो क्लास में है वो 20 है। 25। हाँ, लेकिन ये तो अगर ये नंबर्स अगर कम है तब तो आप देख सकते हो। अगर मान लो आपने अब कलेक्ट करना है कि आपके पूरे कॉलोनी में, आपके कॉलोनी में मान लो 1000 पर्सन्स रहते हैं, और हर एक की आपने उनकी एज पूछनी है, तो आप तो लिखते जाओगे 46, 84, 70, 100, 12, 13, ऐसे करते 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 1000 नंबर आ जाएंगे। तो उसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फिर अगर आपको कोई पूछेगा, अच्छा बताओ 20 और 30 एज ग्रुप के बिटवीन 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स कितने लोग हैं, तो यहाँ पे तो 1000 आपको नंबर्स मिलेंगे, उसमें ढूंढते ढूंढते तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर सर्कल करना है हमने उसे? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि इतने सारे एजेस हैं, उनमें से ये जानकारी निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसी समय हमें पता होना चाहिए कि हम क्या जानकारी किस चीज के लिए, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, कि जो हम डेटा या नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए, उसके मुताबिक हम टेबल बनाएंगे। जैसे मान लो ये आपने एज कलेक्ट किया और आपको पता है कि अच्छा मेरे को एज ग्रुप वाइज बाद में जानकारी हासिल करनी है, तो आपने यहाँ पे एज ग्रुप बना दिया। तो पहला लिखा आपने एज ग्रुप, जैसे आपने लिखा 0 to 10 ईयर्स, फिर लिखा 11 to 20 ईयर्स, 21 to 30 ईयर्स, 31 to 40 ईयर्स, मोर देन 40। सपोज एक एग्जाम्पल है। फिर जब आप एक्चुअली जाते हो, एक एक घर जाते हो, पहले घर में गए तो आपने पूछा आपके कितने हैं, उनने कहा हमारे जी 3 मेंबर्स हैं, एक का है एज 25। तो इस ये जो 25 एज ग्रुप में जब उसने कहा एक मेंबर है, आपने एक यहाँ पे एक लकीर खींची। फिर वो बोलता है और 2 मेंबर्स हैं 18 ईयर्स के, एक 18 है एक 17 है, यानी कि इस ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ 2 लाइंस खींचते हो। फिर वो बोलता है, फिर नेक्स्ट घर जाते हो, वो बोलता है कि 21 और 30 के बीच में मेरे 2 और फैमिली मेंबर्स है, तो आप यहाँ 2 स्टिक्स लगाते हो। तो ऐसे करते करते आप इसको डेटा कलेक्ट करते जाते हो। तो ये जो स्टिक्स होती हैं जब आप यहाँ पे लिखते हो, इनको कहते हैं टैली मार्क्स। ये हमने छोटी क्लास, हाँ टैली मार्क्स। तो अगर अब हम इसको मान लो लकीर लगाते जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, अब कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें भी ऐसे 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 कई सारे, आपने मान लो 400 लोगों से पूछा, तो यहाँ तो बहुत बन जाएंगे ऐसे ऐसे। तो बाद में इनको नंबर्स को काउंटिंग फिर से करनी है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम उसी समय जब हम कलेक्ट करते हैं डेटा,
उसी समय हम हर 5 का ग्रुप बना देते हैं। तो जब मान लो 21, पहले घर में यहाँ 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 2 है, अगले घर में यहाँ पे और 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद 4 और 5वां ऐसा बनाता हूँ, और ये छठा। फिर 2 मेंबर्स और आगे और 2 लगा दिए, और 2 आगे 4 और 5। इससे क्या फायदा है, बाद में मेरे को ग्रुप में काउंट करने में आसानी है। अब जब मैंने काउंट करना है, मुझे पूरा पता है कि ये 5 का ग्रुप है। अब जब मैं काउंट करूंगा, आपसे पूछूंगा ओके 21 और 30 के बीच में कितने लोग हैं, अब आप ग्रुप देखोगे, ओके 2, 5 2 10। अच्छा 31 और 40 के बीच में कितने, आप बोलोगे 5 + 2 7। तो काउंटिंग में इजी होगा। सो टैली मार्क्स में क्या करते हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा, उसी वक्त हम ग्रुप्स बनाते हैं। 4 के बाद एक क्रॉस किया तो ये 5 का ग्रुप बन गया, और बाद में जब हमें उसे इंटरप्रेट करना है तो हमें आसानी होती है। अब ये तो ये कॉलम जो है ये हो गया टैली मार्क्स, और ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये 10 है, ये 7 है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बारी वो रिपीट हो रहा है। तो अभी हमें पता चल गया जो ये एज ग्रुप है 21 और 30 का एज ग्रुप जो है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 10। इस एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 है। तो आपको अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई आपने डेटा कलेक्ट किया, आप बताओ कि किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो आप एकदम फ्रीक्वेंसी देखोगे, सर इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हमारी कॉलोनी में लोग रहते हैं। तो अभी आपने क्या किया, इस डेटा को इंटरप्रेट किया। तो देखो अब तीनों चीजें आप कर रहे हो, पहले आपने कलेक्ट किया डेटा, कलेक्ट करके रिकॉर्ड किया इस टेबल में। ये जो टेबल है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या शॉर्ट फॉर्म में फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। उसके बाद अब ये जो टेबल है ये भी एक प्रकार से प्रेजेंटेशन है। आपने कलेक्ट भी किया, और अगर किसी को दिखाना है, आप ये पूरा का पूरा टेबल उसको दिखा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। और उसके बाद आप इंटरप्रेट भी कर रहे हो। अगर कोई आपसे कुछ चीज आगे पूछता है कि भाई किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो आप इसी टेबल को देखते हो और बताते हो सर ये एज ग्रुप का सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो आपने इस डेटा को इंटरप्रेट किया, यानी कि उसमें से मीनिंग निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, कुछ मीनिंग, एक्स्ट्रा मीनिंग। तो इस यही स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि हमारे पास क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ओके सर। प्रेजेंटेशन के आगे हम लिख सकते हैं, अभी हमने क्या देखा, कलेक्शन में हमने क्या इस्तेमाल किया, टैली मार्क्स। यस। प्रेजेंटेशन में हमने क्या यूज किया, फ्रीक्वेंसी टेबल। और इंटरप्रिटेशन में भी इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को इंटरप्रेट किया। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये तो हुआ टेबल के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी टेबल एक टेबल था, तो आप टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे ये भी एक प्रेजेंटेशन है, या इसको ग्राफिकल बना सकते हो। ग्राफ, इसको हम बोलेंगे ग्राफ या चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, वो अभी इसमें देखोगे आप लिखा हुआ। तो वो तीनों किस में आएंगे, प्रेजेंटेशन में। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद, प्रेजेंटेशन। हाँ एक तो हमने टेबल देखा, तो प्रेजेंटेशन के बाद, टेबल के बाद हम देखेंगे बार, सॉरी चार्ट बोलो या ग्राफ बोलो, ओके इसको हम मिटा देते हैं। सर, ये ग्राफ में भी होता है ना?
हाँ, ये ग्राफ में बनाओ, या आप बार बनाओ, या उसको चार्ट भी बोलते हैं लोग। आप उसको ग्राफ बोलो, बार बोलो, बार 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 ग्राफ। सर फिर हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, फिर हमने तो सॉल्व करनी है सम, फिर हम टिक करेंगे तो हमें ग्राफ ही देंगे। वो डिपेंड करता है, अभी देखते हैं ना किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और फिर आपको ये ओके। जो ग्राफ या चार्ट या टेबल है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला जा सकता है। ये तो हमने थोड़ी छोटी क्लासेस में 7th 8th में भी किया। अब इसमें आगे थोड़ा सा हम देख रहे हैं, आगे क्या पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पे 9th में। अभी देखो यहाँ पे ये कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा रफ, ये जो रफ डेटा है, जैसे यहाँ है कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। तो अभी इसमें से जानकारी निकालना बड़ा मुश्किल है, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ मतलब कच्चा। ओके। उसके बाद अगर इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। कि सब, जैसे ये तो मार्क्स हैं, अब इसको हर बारी कोई आपसे पूछेगा अच्छा सबसे कम मार्क्स कितने आए, तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। 25। हाँ, लेकिन ये तो केवल 10 स्टूडेंट्स है, इसलिए देखना आसान है। अगर ये 100 होगा तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होएगा। तो उसको ओके। ढूंढना आसान बनाने के लिए उसको हम असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखा, फिर उसके बड़ा वाला, फिर उसके बड़े वाले को। तो असेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो ये यस हमारा सर, एक पता। असेंडिंग फॉर्म में लिख गया। अब ढूंढना आसान है। अगर आपको कोई बताए, पूछेगा सबसे ज्यादा मार्क्स, तो आप एकदम देखोगे राइट साइड में सबसे कम। या अगर इसमें मान लो दो दो को सेम नंबर आए, जैसे एक के 60 आए और दो दूसरे के भी 60 आए, तीसरे के भी 60 आए, तो अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस मार्क की है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 60 मार्क्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो तो 3 स्टूडेंट्स को मार्क्स आ गए। तो जब सर आप, किधर? अभी नहीं लिखा नहीं है मैंने, वैसे कहा अगर मान लो यहाँ एक ही 60 है ना, अगर यहाँ 3 होते, तीन ओके। तीन स्टूडेंट्स को भी तो सेम मार्क्स आ सकते हैं। तो सर एक बारी 60 है, फिर हम तीन तीन बारी लिखेंगे फिर। हाँ ऑब्वियसली, अगर मान लो ये जो 62 और 73 है, मान लो इसके बदले 60 ही होते, स्टूडेंट्स वही 10 है, लेकिन इस तीन ओके। स्टूडेंट्स के 60 मार्क्स हैं। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 60 के बाद फिर 60 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे। तो ढूंढने में ओके। आसानी होगी। कोई पूछेगा आपसे सबसे ऐसा कौन से मार्क्स हैं जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आप देखोगे होगी इस इन तीन की तो 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो 60 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सो आप डेटा को आहिस्ता आहिस्ता इंटरप्रेट करने लगे हो। ठीक है। अब यस सर। अब देखो यहाँ पे आप 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब ये फिर पूछ सकता है आपको कि भाई फ्रीक्वेंसी, ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स कितनी है। अब 70 मार्क्स को अगर ढूंढना पड़ेगा, 1 2 3 4, और तो कोई नहीं है, तो 70 मार्क्स की 4 है फ्रीक्वेंसी। अभी तो ये केवल 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 होंगे तो ढूंढने में वो टाइम लगेगा। इसलिए हम इसको अगर असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये 70 जो मार्क्स हैं ये ऑब्वियसली सारे एक दूसरे के बगल में होंगे, तो आप एकदम ढूंढ सकते। समझ में आ रहा है। यस सर। अभी देखो, अब इसी को, जो ये मार्क्स थे, जो आपके 30 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स लिखे थे, इनको अब हमने टेबल में लिखा। तो टेबल में पहला कॉलम मार्क्स का है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब यहां से एकदम पता चल रहा है 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। सर मतलब 4 बच्चों के 70 है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर आप इनको ऐड करोगे
तो आपको फिर 30 आ गया। 30 क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस। टोटल नंबर 30 आ गया। और कौन सा मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है वो यहाँ से जानकारी मिली। तो इसको क्या बोलते हैं? ओके। इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ, या अभी अब यहाँ पे लेकिन जो ये मार्क्स हैं, इनकी हमने ग्रुपिंग नहीं की है। अगर हम बोलेंगे अच्छा मुझे बताओ 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को आए, 50 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, और 70 से ज्यादा कितने मार्क्स आए, तो मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए। तो मुझे फिर ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे, ये चारों ऐड करने पड़ेंगे। तो वो उसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने ग्रुप बना दिया ना। अभी ये वाला टेबल क्या है? अनग्रुप्ड, इसलिए इसका नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके। यानी कि इसको हमने ग्रुपिंग नहीं किया, लेकिन जब मैं इसकी ग्रुपिंग करता हूं, रीजन भी लिखना है साथ में? नहीं, रीजन नहीं, वैसे तुम्हारे समझने के लिए। अब देखो ये वाला टेबल, अब इसमें इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया। ऊपर क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। इन्होंने कुछ प्लांट्स खरीदे थे, उसमें से जो 20 से और कुछ, हाँ इन्होंने क्या किया, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं ना, कुछ प्लांट्स डिफरेंट स्कूल्स को बांटे गए कि भाई आप अपने अपने स्कूल्स में इन प्लांट्स को उगाओ। उसमें से कुछ प्लांट्स तो मर गए, कुछ बच गए। ऐसे तीन स्कूल्स थे जिनके जो प्लांट्स बच गए वो 20 से 29 के बीच में, जिनके 60 से 69 प्लांट्स बच गए वैसे वो 18 स्कूल्स हैं। ऊपर पढ़ना है नंबर। सर आ गया समझ। हाँ, और ये टैली मार्क्स है, ये कॉलम टैली मार्क्स का है। अब देखो इसे, अगर यहाँ 18 है, यहाँ ये 5 का ग्रुप है, 1 2 3 5 3 15 प्लस 3 18। सो इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं। कुछ भी इसमें जानकारी दी सकती है। इसमें वेट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। सर यही है पूरा चैप्टर? हाँ हाँ, नहीं ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा, अभी ये तो शुरुआत है। ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी टेबल में अभी देखो, अगर यहां से मैं एक और चीज समझाना पड़ेगा। ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को हम क्लास भी बोलते हैं। क्लासेस या क्लास इंटरवल ग्रुप, यानी कि ये जैसे कोई भी ग्रुप बनाया है ना, इस ग्रुप को हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या और इनका अगर कोई अभी जैसे क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल साइज, अभी इसका साइज क्या है? इसका 5 का साइज है। यानी अगर आप यहां से देखोगे 31 से 35, 31 32 35 34 और 35, तो इस पूरे का एक ग्रुप बनाया मैंने 31 से 35। तो इसका साइज, इस ग्रुप का साइज क्या है? 1 2 3 4 5 है। अभी देखो सबों का 5 का मैंने ग्रुप बनाया, और फिर उसके मैंने देखे कितने स्टूडेंट्स हैं। यानी कि इस वेट, इस वजन, इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स आते हैं, इस वजन के ग्रुप में 3 आते हैं। ऐसे करके मैंने इस डेटा को कलेक्ट किया और प्रेजेंट किया।
अब इसमें अगर अब यहाँ पे देखो, अगर किसी का वजन 35.5 kg था, तो वो किस ग्रुप में लिखेंगे? इस ग्रुप से तो बड़ा है और इस ग्रुप से छोटा है, तो वो तो स्टूडेंट मिस हो गया। वो अगर हमने ऐसे ग्रुप्स बनाए तो हम उसको ग्रुप अलग थोड़ा डिफरेंट लिख सकते हैं। अब देखो इसने ग्रुप क्या लिखा, 30.5 से 35.5, और अगला ग्रुप 35.5 से 40.5। ये भी सर वैसे ही है। हाँ वैसे ही है, थोड़ा ग्रुप्स का साइज या जो है उसको चेंज कर। तो ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, इसमें आप ट्राई करना और इसका सॉल्यूशन भी देखना, समझ आ रहा है आपको कि नहीं, फिर मुझे बताना। ये तो हो गया जब आप टेबल के फॉर्म में, जो हमने तीन चीजें देखी, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तीन ही चीजें। अब प्रेजेंटेशन में हमने अभी तक टेबल के फॉर्म में किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उस टेबल के बदले हम अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला इसमें तीन चीजें, एक है बार ग्राफ, एक है हिस्टोग्राम, और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। सर मुझे ग्राफिकल वाला भी पता लग गया। क्या ग्राफिकल वाला? पता लग गया, ये हमने 5th 6th क्लास में किया है। हाँ, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे था। तो बार चार्ट कैसे बनाते हैं? हम दो एक्सिस बनाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा एक्स यस सर, यस वैसे एंड ही वाई। है। तो यहाँ एक्स पे हमने क्या दिया, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जिनके हमने कुछ बनाना है, और उसकी नंबर हमने वाई एक्सिस पे लगाए। यस सर। ठीक है, जैसे हमने एज ग्रुप लिखना है, तो 20 से 25 का एज ग्रुप, ये एक वेरिएबल है। 30 से या 25 से 30 का एक वेरिएबल है। सर ये ऐसे वो नहीं लिखने होते यार, जो दिया होता है मंथ और हाँ वही मंथ भी तो वेरिएबल है, कोई भी चीज दिया जाएगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पे सर मंथ, पता लग गया, आपने नंबर्स में बता दिया। हाँ यहाँ 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 अगर मंथ है, जैसे यहाँ पे लिखा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और उसमें कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में नंबर्स लिखने। तो अप्रैल में अगर अगर ये आपने 100 स्टूडेंट लिखा है, तो ये यूनिट जो है ये बराबर रखने हैं, 100, 200, 300, 400। अप्रैल में अगर 200 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो 200 स्टूडेंट की हाइट का एक बार बनाना है। ऐसी है। मई में अगर 400 स्टूडेंट थे, तो 400 की हाइट का एक बार बनाना है। यस तो ये आपका बार चार्ट बन गया। सर, ऐसे फिर हमने दूसरी साइड टेबल बना के लिख देना है। हाँ, और इसमें अभी जब आगे आप पढ़ोगे, उसमें वो बताया है कि जो जो ये आपका बार, ऐसे ऐसे जब बार, इसी को हिस्टोग्राम भी कहते हैं। पहले तो ये तो पहले बार चार्ट हुआ, फिर हिस्टोग्राम में फर्क क्या है कि कंटिन्यूअस इंटरवल्स पे हिस्टोग्राम बनता है। कंटिन्यूअस मतलब इन दो के बीच में गैप नहीं होगा। सो कुछ ऐसा होगा। यस सर, इसमें गैप नहीं होता। हाँ, मैं भी दिखाता हूँ। ये तो देखो, ये तो बार चार्ट है, इसमें बीच में गैप रखा हमने। जो हिस्टोग्राम सर है, बार वाले चार्ट में गैप होता है। हाँ, अभी जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, यस अब ये देखो हिस्टोग्राम है। अभी हिस्टोग्राम जैसे मान लो ये इतने वजन के 9 स्टूडेंट हैं, इस ग्रुप के 6 स्टूडेंट हैं, इस ग्रुप के 15 स्टूडेंट हैं। तो ये जो ये वाला कॉलम है, ये तो हमारे ग्रुप्स हैं, तो इनको हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे। ये मैंने बनाया। तो अब मैंने इसके बीच में क्या किया, 30.5 से 35.5 तक ये वाला बार
35 से 40 तक ये वाला बार। तो अब मैंने इसके बीच में जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि 30 से 35, 30.5 से 35, फिर 35 से ही स्टार्ट कर लिया, तो बीच में कोई गैप नहीं आई। तो ये अलग अलग बार चार्ट जो साथ साथ में बन गए, इनको बोलेंगे हिस्टोग्राम। ओके, ठीक है। इसका सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि ये इसका जो हर, अब ये जो हर रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि अगर अगर ये बार, ये रेक्टेंगल इतना बड़ा है, इसका एरिया ज्यादा है, तो जब ज्यादा है इसका मतलब ये कि इस फ्रीक्वेंसी इसकी ये इससे ज्यादा है। ठीक है। अब उससे क्या, अभी देखो क्या हो रहा है। अब यहां पे जैसे ये टेबल है कि इतने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले। अब जो 70 से ज्यादा स्टूडेंट है वो 8 है। तो अगर आप इसको इस पे देखोगे चार्ट पे, तो ये जो बार चार्ट है ये 70 से ज्यादा, यानी कि 70 से 100 के भी, ये वाला है रेक्टेंगल है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे ये 8 है। वो तो ठीक हुआ, लेकिन साथ में हमने ये पढ़ा कि सर फिर से रिपीट करना। ये जो बताया ना, ये वाला, ये ग्रुप 70 एंड अबव, उसमें 8 स्टूडेंट है एज पर टेबल। तो आप आपने इस चार्ट में जो नीचे मार्क्स का वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे, आपने इसको 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ड्रॉ किया। लेकिन एक ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास। एक क्लास जो है वो 70 एंड अबव। अगर आप ऊपर टेबल को देखोगे, बाकी ग्रुप्स, अब ये इक्वल ग्रुप्स नहीं बनाए। पहला ग्रुप तो 0 to 20 मार्क्स है, यानी कि 20 मार्क्स को इकट्ठे एक ग्रुप बनाया। उसके बाद 10-10 मार्क्स का ग्रुप बनाया, और आखिर में 70 एंड अबव लगभग 30, क्योंकि किसी के 100 भी आ सकते हैं। 70 से 30 मतलब 30 मार्क्स का ग्रुप, वो एक ही ग्रुप बना दिया। तो ये जो ग्रुप का साइज है वो अनइक्वल बन गया। यहाँ तो साइज 20 मार्क्स का है, इन सबों में 10-10 मार्क्स का साइज है, और इसमें तो 30 मार्क्स का साइज है। साइज मतलब उसका डिफरेंस, क्योंकि 40 मार्क्स से 50 मार्क्स, तो साइज क्या बन गया, 10 मार्क्स। तो अब ये अलग अलग साइज के ग्रुप्स बन गए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हिस्टोग्राम में। अगर बार बनाना होता है तब तो कोई फर्क नहीं है, तब तो हम, क्योंकि बार ग्राफ में तो इनका जो विड्थ होता है वो सेम रखता है, तो हम इसको, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ तो एक ही ग्रुप बन गया, 70 से 100 का एक ही ग्रुप है। अब लेकिन ये जो रेक्टेंगल है इसका, नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, इसका, इस स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो एरिया है, दैट एरिया शुड शो यू द फ्रीक्वेंसी, नॉट द हाइट। अब इसकी हाइट तो हमें बता रही है कि 8 है, लेकिन हिस्टोग्राम में हाइट नहीं बता रही। हाइट भी बताती है, लेकिन साथ में उसका एरिया भी बताना चाहिए। ये डिफरेंस है हिस्टोग्राम और बार चार्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब है अगर मैं बार चार्ट बनाता तब तो ये ठीक था, अगर ये इसकी मैं ऐसे हाइट बनाता तब तो वो ठीक था, तब तो ये 8 के बराबर होता। लेकिन अब ये जो क्लास है, ये ग्रुप 70 to 100 मार्क्स, इसका केवल हाइट हमें 8 नहीं दिखाना चाहिए हिस्टोग्राम में, इसका एरिया शुड बी इक्वल टू दैट। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि अब ये यहां से इसकी विड्थ ज्यादा है, तो इसकी ऑब्वियसली हाइट कम हो जाएगी।
तभी तो एरिया उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हाइट 8 है, लेकिन इसका मैं कह रहा हूं कि हिस्टोग्राम में एरिया 8 के बराबर होना चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका, क्योंकि विड्थ ज्यादा है इसकी। देखो इनकी विड्थ किसके बराबर है, जो इनका इंटरवल है। जैसे पहला ग्रुप है 0 to 20, तो ये तो 20 मार्क्स का विड्थ है, बाकी सारे 10-10 मार्क्स के हैं, और ये 30 मार्क्स का है। तो इसकी जो विड्थ है वो इसका इंटरवल दिखा रही है। तो इसका जो हाइट है वो इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा सकता है, क्योंकि साथ में हमने एक रूल बोला कि इसका एरिया पूरा जो है वो फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहिए। इसलिए अगर हमारा जो ग्रुप के साइजेस हैं अगर तो बराबर होते तब तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक ग्रुप का इंटरवल बड़ा है बाकियों से, इसका भी बड़ा है, तो हमारे को इसके एरिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। एरिया को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो उसका हम प्रोपोर्शनेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हमने। तो हम देखते हैं सबसे छोटा इंटरवल क्या है, 10 का। तो ये जो 20 का इंटरवल था पहला, वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 थी, इसको हम प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। 10 तो है जो सबसे कम इंटरवल है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो 7 है, लेकिन क्योंकि इंटरवल 10 से दुगना है तो इसकी हाइट जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाना। हमने जो बार बनाना है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को वाई एक्सिस पे दिखती है, यहाँ पे नंबर। अब ये नंबर जो है, जैसे मान लो पहला वाला जो था, यहां मैं बनाता हूं, पहला वाला मेरा ग्रुप जो था 0 to 20 था, ये 0 है, ये 10-10 के पॉइंट्स हैं, ये 20 हो गया। तो इसकी हाइट, इस पूरे की हाइट जो थी वो तो मैंने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 7 थी, यहाँ 7 दिखाई, अगर मैंने यहाँ 1 2 3 ऐसे ऐसे यूनिट्स ड्रॉ किए, वो 7 दिख रही थी बार चार्ट में। लेकिन हिस्टोग्राम बताता है कि इसका एरिया प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अब इसका एरिया तो डबल हो गया ना, क्योंकि ये अगर ये केवल 10 होता तब तो एरिया इतना ही था, लेकिन इसका जो ये विड्थ है ये 20 हो गई, ये वाली। जब ये 20 हो गई, इसका हाइट इसका आधा हो जाना चाहिए। तो यानी कि इसको मैं 7 तक नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं 3.5 ही दिखाऊंगा, 7 का आधा। ओके। इस ग्रुप की हाइट, क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है, दैट एरिया शुड शो मी द फ्रीक्वेंसी नॉट इट्स हाइट, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है, इट इज नॉट बार चार्ट। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में यही फर्क है कि हिस्टोग्राम में जो ये हम बार्स बनाते हैं, इसका एरिया हमारे को फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहिए। दैट मीन्स अगर तो मेरे इंटरवल सेम होते मार्क्स के, जैसे ये तो 10-10 के, अगर बाकी भी 10 के होते तब तो हाइट भी सेम रहती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरवल चेंज हो गया तो इसकी हाइट प्रोपोर्शनेटली आधी हो जाएगी। जैसे ये 7 थी फ्रीक्वेंसी, लेकिन दिखने में ये अब 3.5 ही रह जाएगी। ये समझ गए? यस सर। हाँ, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, उसे समझ आएगा कि प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालना है। पहले सबसे मिनिमम निकालना है और फिर इसको इससे प्रोपोर्शनेट करना है, यानी कि अगर ये 20 है इसकी विड्थ, तो क्या हो जाएगा, इस 7 को इस 20 के मुताबिक हम डिवाइड करेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू ये 10 जो है ये तो मिनिमम है, तो ये आधी हो जाएगी, 7 के बदले 3.7 होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ये है, ये वाला ग्रुप, ये 70 मार्क्स से 100 मार्क्स है, यानी कि 30 का डिफरेंस है।
तो इस 30 को हमने डिवाइड किया इस प्रोपोर्शनेट से, और फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इस फ्रीक्वेंसी 8 को हमने 8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 जो मिनिमम है वो 2.67 आ गई। तो बाकियों की तो 10 रह गई, या इसकी 20 है फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हाइट, तो ये फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हाइट हमें मिल रही है। तो उसके बाद फिर हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब ये देखो हिस्टोग्राम कैसे बन गया, यानी कि जो ये वाला ग्रुप था, अगर पिछले पेज पे आप देखोगे एक्चुअली इसका कितना था, इसका 8 था, पहले ये ऐसे बनाया था हमने, अगर आप यस सर, है ना। लेकिन जब हमने देखा कि और इसका तो एरिया हमें फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहिए, तो इसका एरिया और कम हो गया, तो इसकी हाइट कम हो गई, यानी कि ये इतना ही रह गया हाइट में। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है। यस। So basically histogram में area should show us the frequency, not the height. But अगर इंटरवल यानी कि ये ग्रुप्स का इंटरवल अगर सेम है, अगर इसका भी 10-10 नहीं होता, तब तो इसकी हाइट भी वैसी रहती। और उसके बाद लास्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इजी है कि उसमें जो यहाँ इसका हाइट का मिड पॉइंट है, इसकी हाइट, जैसे इसकी हाइट कितनी है, जितनी भी ये जो हाइट है, इसकी हाइट को हमने ज्वाइन करना है। ओके सर, फिर इधर बुक में दिया ABCD नेम दे देना है। हाँ, और इसका ये एक पॉलीगन बन जाएगा। एक शेप, पॉलीगन मतलब पॉलीगन होता है मैनी साइडेड शेप या मैनी एंगल्स, पॉली मींस मैनी। ओके तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा बन जाएगा। जैसे ये देखो, अगर ये बार चार्ट है तो हमने इन पॉइंट्स को जोड़ना है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे इसका साइज है, जैसे मान लो ये नीचे वेट्स है, वेरिएबल है वजन, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर्स। तो इसका अभी जो हमने देखा क्लास का इंटरवल साइज, इसका जो साइज है 30.5 से 35.5, यानी कि 5 का साइज 5 का है। तो इसको इधर भी 5 लेना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी 5 ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट मिला, और राइट साइड में भी ये 5 ड्रॉ किया। तो जो हम जहां से ये हम स्टार्ट करेंगे वो हम इसका भी, इसका हाइट कुछ नहीं है, लेकिन इसके मिड पॉइंट से शुरू करेंगे यहां से, और एंड भी इसके मिड पॉइंट पे, फिर इनको जोड़ेंगे। तो ये जो शेप हमें मिलेगी, ये पूरी शेप, ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना कि कौन सा कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यही चीज है, इसको ये लास्ट है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद कुछ फिर आपको एक्सरसाइजेज होंगे। ये भी देखो, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को आप इससे जो सॉल्यूशन है चैप्टर 14 का, इससे कंपेयर करके ट्राई करना। ओके ठीक है, तो इनको मैं असाइन कर देता हूँ, ये आपको सारे दिखाई देंगे। यस सर, आए आपने पहले भी भेजे, वो भी शो हो रहा है। हाँ, ये अभी मैं सारे असाइन करता हूँ, आपको दिखाई देंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो क्योंकि ये तो जल्दबाजी में करना पड़ा ना, आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास में थे और लास्ट मोमेंट पे आप क्लासेस अटेंड करने लगे। तो नॉर्मली तो मैं
स्टूडेंट्स को कभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पूरे साल भर रेगुलरली पढ़ना है, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो, इसीलिए हमने अपनी क्लासेस का नाम भी रखा ऑनलाइन फंडा क्लास। फंडा मीन्स फंडामेंटल्स। जब एक बार बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, फिर क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, आदमी खुद बिना रटने के, बिना खुद समझ से, अपनी समझ से सॉल्व कर सकता है। यस। तो अभी इनको मैं उसको पोस्ट करता हूँ या आपको दिखाई देंगे, ठीक है? यस। चलो, तो कुछ अगर होगा कोई डिफिकल्टी तो व्हाट्सएप करना। सर आगे भी है 14 चैप्टर की? नहीं, बस इतना ही है। ये सर हमें वो इतना ही कर 14.2 तक ही का है करने को। हाँ, तो बस उतना ही कर लेना। ओके। चलो फिर, ओके देन, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। बाय।